हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 84 विंध्याचल पर्वत और कावेरी नदी। वैसे तो ये दोनों विंध्याचल पर्वत और कावेरी नदी की अलग-अलग स्टोरीज है, लेकिन ये दोनों स्टोरी माइनरली कनेक्टेड है और इसीलिए मैं ये दोनों स्टोरी आपको एक ही वीडियो में बताऊंगी। वैसे इन दोनों स्टोरीज में एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम है ऋषि अगस्त्य। तो ये जो ऋषि अगस्त्य है, ये इन दोनों स्टोरी को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऋषि अगस्त्य का परिचय देते हैं कि जो ऋषि अगस्त्य थे, उनके माता पिता का नाम पुलस्त्य और हरविभू है। तो जो पुलस्त्य थे वो ब्रह्मा के पांचवें पुत्र थे और जो हरविभू थी वो ऋषि कत्रु की पांचवी पुत्री थी। तो पुलस्त्य और हरविभू के दो पुत्र थे, जिनमें पहले पुत्र का नाम अगस्त्य था और दूसरे पुत्र का नाम विशर्वा था। तो ये जो विशर्वा है, यही रावण के पिता हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो रावण और ऋषि अगस्त्य भी आपस में काका और भतीजे के संबंध में है, लेकिन यहाँ पर हम रावण की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ऋषि अगस्त्य की बात करेंगे। अब जो ऋषि अगस्त्य थे, उन्हें भी ब्राह्मण का पद प्राप्त हुआ था और वो भी ऋषि थे। और ऋषि होने के साथ साथ वो हथियारों के काफ़ी अच्छे जानकार थे, काफ़ी सारे हथियारों का भी निर्माण करते थे और उन्हें युद्ध विद्या का बहुत अच्छा नॉलेज था। मतलब वो एक वरीयर ऋषि थे जिन्हें बहुत अच्छे से सब हर प्रकार की युद्ध विद्या की जानकारी रखते थे। उनका जो विवाह हुआ था वो विदर्भ देश के राजा कावेर की इकलौती पुत्री कावेरी से हुआ था। तो जो विदर्भ देश है, मतलब त्रेता युग में, जो आज के समय में जिसे हम महाराष्ट्र बोलते हैं, त्रेता युग में महाराष्ट्र का नाम विदर्भ देश हुआ करता था। तो विदर्भ देश के राजा कावेर की इकलौती पुत्री थी जिनका नाम कावेरी था। तो कावेरी का विवाह अगस्त्य से हुआ था और जो ऋषि अगस्त्य थे वो हिमाचल पर्वतों के स्थान पर निवास करते थे, वहाँ पर उनका आश्रम था। अब देखिए, जो राजा कावेर थे उनकी तो एक ही पुत्री थी, उनका कोई पुत्र तो था नहीं। तो जब अगस्त्य और कावेरी का के पहले पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम इद्मवाहन रखा गया था, तो राजा कावेर ने ऋषि अगस्त्य और अपनी पुत्री से उनके पुत्र को अडॉप्ट करने के लिए मांग लिया, क्योंकि उनका कोई पुत्र तो था नहीं। तो उनको जो उत्तराधिकारी, जो वारिस, जो आगे जाकर के विदर्भ देश का राजा बने, इसके लिए उन्हें एक उम्मीदवार की ज़रूरत थी, एक वारिस की ज़रूरत थी। तो खुशी-खुशी अगस्त्य और कावेरी ने अपने पुत्र को अपने उसके नाना-नानी को सौंप दिया और इस तरीके से जो इद्मवाहन के नाना-नानी थे वो उसके फॉस्टर पेरेंट्स बन गए। और साथ ही इद्मवाहन ने ब्राह्मणों की तरह अपना जीवन नहीं जिया, वो एक राजकुमारों की तरह रहा और जब फ्यूचर में वो अगला विदर्भ देश का अगला राजा बना और अपने नाना नानी को ही वो अपने माता पिता समझकर उनके साथ ही उसकी परवरिश हुई। तो ये हो गया, मतलब ऋषि अगस्त्य और कावेरी की स्टोरी। अब हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में है, स्थित है। और जो विंध्याचल पर्वत था, जिसे त्रेता युग में मध्य प्रदेश को माहिष्मती कहते थे, उस स्थान पर ये स्थित था। अब जो हिमालय पर्वत और मैनावती का जो सबसे पहला पुत्र था, जिसका नाम मैनाक पर्वत था। अब ये जो मैनाक पर्वत था, उसकी उसकी ज़ीरो ग्रेविटी हुआ करती थी और वो है ना, आसमान में उड़ने की कैपेसिटी रखता था। तो इस वजह से, जैसे एक पर्वत है, एक बहुत बड़ा पर्वत है, वो बार-बार अपनी पोजीशन पृथ्वी पे चेंज करेगा या फिर वो आसमान में उड़ेगा, तो जिससे ह्यूमन लाइफ को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए देवताओं के राजा इंद्र ने मैनाक पर्वत को आदेश दिया कि आप जो है वो पानी के अंदर निवास कीजिए, जिससे कि आपका जो मूवमेंट होगा उससे मनुष्यों के जीवन पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो जो मैनाक पर्वत थे, वो गहरे समुद्र के अंदर निवास करते थे और जब वो समुद्र के अंदर इधर से उधर मूव होते थे, तो इसका कोई भी इफ़ेक्ट जो है ह्यूमन्स पे नहीं पड़ता था। अब काफ़ी समय हो चुका था और मैनाक पर्वत अपने माता-पिता से नहीं मिले थे, इसलिए एक दिन मैनाक पर्वत अपने माता-पिता से मिलने के लिए गए। अब अपने माता-पिता से मिलकर जब वो वापस लौट रहे थे, तो लौटते समय उनकी जो है मैनाक पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत के पास से गुजरे। और इस तरह से, जिस तरीके से कोई हमें जान पहचान का मिलता है तो हमारी एक फॉर्मल बातचीत होने लगती, इसी प्रकार से एक फॉर्मल बातचीत विंध्याचल पर्वत से मैनाक पर्वत की होने लगी। बात करते करते धीरे धीरे उनके बीच आर्ग्यूमेंट होने लगे।
क्योंकि मैनाक पर्वत कहने लगे कि उनके जो पिता है हिमालय पर्वत, वो इस दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत है और उनसे ऊंचा कोई पर्वत हो ही नहीं सकता। लेकिन विंध्याचल पर्वत का कहना ये था कि अगर ऊंचाई जो है पर्वतों की जो वैल्यू है वो सिर्फ उसकी हाइट से नहीं होती, पर्वत पे क्या क्या मिनरल्स, क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती, उन सब से भी उसकी जो है ना मतलब इम्पोर्टेंस, महत्व उसका अ, जो है वो कि पर्वतों की जो है ना मिनरल्स वगैरह मिलते हैं वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहते हैं और उसी से उनका कैरेक्टराइज किया जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये है अच्छी खासी आर्ग्यूमेंट होने लगी। तब मैनाक पर्वत ने विंध्याचल पर्वत को एक प्रकार का चैलेंज दे दिया कि अगर ऐसी है तो तुम अपनी मेरे पिता से ऊंची हाइट के बन के दिखाओ, तब मैं मानूंगा, क्योंकि मेरे पिता तो सबसे ऊंची हाइट के हैं। अब ये सुनकर के विंध्याचल पर्वत को गुस्सा आ गया और विंध्याचल पर्वत ने अपनी हाइट ऊंची करने लग गए। अब जो विंध्याचल पर्वत है वो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में मतलब एक बीचों बीच अगर एक बहुत ज़्यादा ऊंचा पहाड़ आ जाएगा तो ह्यूमन लाइफ पे तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। और जैसे जैसे वो अपनी हाइट बढ़ाते जा रहे थे तो जो अ, उस पर्वत के जो नीचे की तरफ का हिस्सा था, जैसे महाराष्ट्र हो गया, जो साउथ साउथ इंडिया हो गया, यहाँ पर है ना सनलाइट पहुँचना मुश्किल होने लग गया था। और ये एक बहुत ही एपिडेमिक सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि अगर ऐसा सही में हो गया और अगर सही में विंध्याचल पर्वत की हाइट हिमालय से भी ऊंची हो गई तो जो है नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पर सनलाइट नहीं मिलेगी और काफ़ी सारी जो है नेचुरल डिसास्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखते हुए जो देवराज इंद्र थे उन्होंने तुरंत मैनाक पर्वत के पास, वो विंध्याचल पर्वत के पास गए और उन्होंने अ, विंध्याचल पर्वत से कहा कि आप अपनी हाइट, जो आपकी हाइट थी उसी हाइट पर वापस जाइए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो ह्यूमिनिटी है उनको बहुत नुकसान होगा और जो है नीचे का जो है क्षेत्र है वो वहाँ पे सनलाइट पहुँचना बंद हो जाएगी। लेकिन विंध्याचल पर्वत ने इंद्र की बात मानने से इनकार कर दिया और अ, हि विंध्याचल पर्वत ने इंद्र से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी हाइट छोटी करूँ, तो आप हिमालय पर्वत को भी कहिए कि वो अपनी हाइट छोटी करे। तब इंद्र ने कहा कि हिमालय अपनी हाइट छोटी नहीं कर सकते, क्योंकि जो हिमालय पर्वत है उनकी उसकी जो इतनी ऊँची हाइट है, उस वजह से जो तेज़ हवाओं का जो है वो बचाव होता है, जिससे की वजह से ह्यूमन्स को फ़ायदा होता है और वो एक प्रोटेक्शन शील्ड की तरह है, इसलिए वो हाइट उतनी ऊँची है। लेकिन आप जो है आप सेंटर में हैं, और अगर आपकी हाइट ज़्यादा ऊँची होगी तो जो अ, आपके नीचे जो निवास करने वाले जो मनुष्य है उनके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन विंध्याचल पर्वत उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और वो तो लगातार अपनी हाइट ऊँची किए जा रहे थे। तो इंद्र जो है वो ऋषि अगस्त्य के पास गए और उन्होंने जल्दबाजी में सारी सिचुएशन समझाई और ऋषि अगस्त्य से रिक्वेस्ट किया कि आप कुछ कीजिए और विंध्याचल पर्वत की हाइट को नीचे कीजिए। तब ऋषि अगस्त्य जो थे वो विंध्याचल पर्वत के पास आए और उन्होंने बड़े प्यार से बोला कि विंध्याचल, मुझे ना उस पार जाना है, साउथ तरफ जाना है, तो तुम्हारी हाइट बहुत ऊँची है तो मैं तुम्हें क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ, तो प्लीज़ अपनी हाइट नीचे कर लो ताकि मैं आसानी से क्रॉस कर लूँ। तो जो है विंध्याचल पर्वत ने ऋषि अगस्त्य के कहने पर अपनी हाइट नीचे कर ली, मतलब जो उनकी ओरिजिनल हाइट थी उस हाइट पर उन्होंने अपनी हाइट कर ली और जो ऋषि अगस्त्य थे वो उन्हें क्रॉस करके उस पार चले गए। और फिर ऋषि अगस्त्य ने विंध्याचल से कहा कि देखो, मुझे ना यहाँ काम है, तो मैं मेरा काम कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं वापस जाऊँगा। तो जब तक मैं वापस नहीं जाऊँ ना तब तक तुम अपनी हाइट इसी तरह नीचे रखना, क्योंकि तुम हाइट ऊपर मत करना, नहीं तो मुझे क्रॉस करने में प्रॉब्लम होगी। तो विंध्याचल पर्वत ने ऋषि अगस्त्य को प्रॉमिस किया कि जब तक आप वापस लौट कर नहीं आएँगे तब तक मैं अपनी हाइट को इसी तरह नीचे डाउन करके रखूँगा और जब आप वापस जाएँगे तभी मेरी हाइट में ऊपर ऊँची करूँगा। ऐसा कह कर के विंध्याचल पर्वत ने प्रॉमिस कर दिया और जो ये सिचुएशन थी, जो क्रिटिकल सिचुएशन थी, वो सॉल्व हो गई। और जो ऋषि अगस्त्य थे, अब वो वहाँ से क्रॉस होते हुए विदर्भ देश को भी क्रॉस करके दंडकारण्य वन क्षेत्र में आ गए। अब हम बात करते हैं दंडकारण्य वन क्षेत्र, जिसका जो जानकारी है वो रामायण में भी बहुत मिली है, क्योंकि जो राम, सीता और लक्ष्मण थे वो दंडकारण्य वन क्षेत्र में भी अपना निवास स्थान बनाए थे। तो मध्य प्रदेश और के नीचे जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के नीचे और महाराष्ट्र के नीचे और पूरा जो साउथ का जो पोर्शन है, उस पूरे पोर्शन को त्रेता युग में दंडकारण्य कहा जाता था। उस समय इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा घने जंगल हुआ करते थे और
यहाँ पर काफ़ी सारे ऋषियों के आश्रम भी होते थे और ऐसे छोटे-छोटे कबीले हुआ करते थे, बस्तियाँ हुआ करती थी, गाँव होते थे और यहाँ पे कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं होता था, लेकिन छोटे-छोटे गाँव या फिर कबीले और बस्तियाँ और जो ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे। तो ये जो दंडकारण्य का वन क्षेत्र था, इस वन क्षेत्र में खर और दूषण नाम के 2 राक्षस रहते थे और ये जो खर और दूषण थे, वो रावण की सगी मौसी के बेटे थे। तो ये वन क्षेत्र में ये लोग रहते थे और खर और दूषण के पास अपनी एक राक्षसों की सेना हुआ करती थी और प्रॉब्लम ये होती थी कि ये खर और दूषण और उनकी जो राक्षस सेना थी, वो कैनिबल्स थे। वो ह्यूमन फ्लेश खाते थे, वो ह्यूमन्स को, मनुष्यों को खाते थे। वो उनका जो मनुष्य रहते थे वो उनका फूड रहता था और वो ये काफ़ी एन्जॉय करते हुए खाते थे। जिस वजह से जितने भी लोग दंडकारण्य क्षेत्र में निवास करते थे वो अपनी-अपनी सेफ्टी का अलग-अलग प्रोटोकॉल यूज़ करते थे और जिस प्रकार से बच-बच कर वो दंडकारण्य क्षेत्र में निवास करते थे। तो ऋषि अगस्त्य जो एक बहुत अच्छे ऋषि होने के साथ-साथ बहुत अच्छे योद्धा भी थे, वो जानबूझ कर के इस स्थान पर उन्होंने अपना निवास स्थान चुना और जहाँ पर कर्नाटक जहाँ आज के समय में जहाँ कर्नाटक है, उस स्थान पर उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया और साथ ही वहाँ के लोकल लोगों को और वहाँ के जो भी उनके मदद जिनको चाहिए रहती थी मनुष्यों को, उनकी प्रोटेक्शन की और वो जो है ऋषि अगस्त्य जो है वो खर और दूषण और उनकी सेना के साथ युद्ध करते रहते थे और साथ ही साथ वो पूरे ह्यूमन्स को मदद करते थे, जो भी जिन्हें भी मदद की ज़रूरत होती थी, वो उन्हें अपने आश्रम में जगह देते थे या कोई भी उन्हें मदद के लिए बुलाता था, तो वो उनकी प्रोटेक्शन करते थे। अब इस तरीके से जो ऋषि अगस्त्य थे, उनके बहुत सारे शत्रु हो चुके थे। अब जो है वहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या रहती थी, तो वो तालाब में स्नान करने जाते थे। अब उनके साथ उनकी पत्नी कावेरी भी रहती थी। अब जैसे वो ऋषि अगस्त्य जब स्नान करने जाते थे, तो उन्हें इस बात की चिंता रहती थी कि अगर वो कावेरी को आश्रम में छोड़ के जाएँगे तो हो सकता है कि उनके जो दुश्मन हैं वो उस पर अटैक करें। तो वो क्या करते थे अपनी तपस्या की शक्ति से ऋषि अगस्त्य जो है अपनी पत्नी को पानी में कन्वर्ट कर देते थे। मतलब एक वुमन को वो लिक्विड फॉर्म में वाटर में कन्वर्ट कर देते थे और अपने कमंडल में भर कर के अपने साथ ले जाया करते थे और जब वो तालाब के पास पहुँचते थे तो वो अपनी पत्नी को वापस से ह्यूमन फॉर्म में लाते थे जिससे पति और पत्नी आराम से जो है स्नान कर सके, जो उनकी मॉर्निंग की पूजा है, रिचुअल है वो सब कर सके और जब वापस आना रहता था तो दोबारा से उसे लिक्विड में कन्वर्ट करके अपने कमंडल में पानी के रूप में भर के वापस अपने आश्रम आ जाया करते थे। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता था। एक बार क्या हुआ कि जब ऋषि अगस्त्य जो थे वो जब अपनी पत्नी को लेकर गए और उन्होंने सब अपना स्नान वगैरह कर लिया, मॉर्निंग की पूजा वगैरह कर ली और दोबारा ऋषि अगस्त्य ने कावेरी को पानी के रूप में ट्रांसफ़ॉर्म किया और अपने कमंडल में भरा, तो जब वो जाने लगे तो किसी तरह वो कमंडल उनके हाथ से गिर गया और वो उस तालाब के पानी में वो कमंडल का पानी मिल गया। अब जो है इस तरीके से अब उनकी वाइफ़ अब उनसे हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी क्योंकि वो उनकी वाइफ़ जो थी कावेरी वो एक लिक्विड फ़ॉर्म में थी और वो पानी के तालाब में वो जो बहुत बड़ा तालाब था उसके अंदर गिर चुकी थी। तो अब वो किसी भी तरीके से अपनी पत्नी को वापस प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो ये एक तरीके से वो उन्होंने अपनी पत्नी का अंत स्वीकार कर लिया। तो ऋषि अगस्त्य ने क्या किया, अपने हथियारों से उस तालाब को खोद करके उसे एक नदी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और इस प्रकार से जो वो तालाब से वो जो पानी था वो नदी के रूप में बह गया और काफ़ी लंबी क्षेत्र में जो वो नदी है वो बहती गई और उस नदी की वजह से दंडकारण्य क्षेत्र में जो बहुत सारे जो लोगों की पानी की समस्या हल हो गई क्योंकि वो जो नदी है, नदी की वजह से काफ़ी दूर-दूर के क्षेत्रों में उसका पानी जाने लगा और दंडकारण्य में जो हमेशा पानी की समस्या हुआ करती थी, अब वो पानी की समस्या कंप्लीटली दूर हो गई और इस नदी का नाम कावेरी नदी रखा गया क्योंकि कावेरी जो थी ऋषि अगस्त्य की पत्नी और विदर्भ देश की राजकुमारी वो उस लिक्विड फॉर्म में उस पानी में मिल चुकी थी इसलिए उसका नाम भी कावेरी नदी पड़ा और ये कावेरी नदी आज भी है। तो उस कावेरी नदी की वजह से काफ़ी दूर तक के क्षेत्रों की पानी की समस्या हल हो गई और जो है ऋषि अगस्त्य इस प्रकार से अपने आश्रम में सभी की प्रोटेक्शन करते हुए रहने लगे। तो ये वाली जो वीडियो है मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।